हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए, एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आप सबको पता होगा कि 15 फरवरी से आपका एग्जाम ज्योमेट्री का स्टार्ट है। तो अब इस समय में क्या कर रहे हैं, आपका काम आसान बनाना, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको क्या कराना है, रिविजन कराना है। और यही आपको करना है अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम करा रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए पूरे एग्जाम तक। आप 10वीं फिर 11वीं 12वीं में जाएगा, आपको पूरा तैयारी यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है ना। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। चलिए, केमिस्ट्री का जो है पूरे किताब का 5 नंबर वाला जो प्रश्न है ना, आपको मात्र 5 को करना है। कितना करना है? 5 को करना है। ये कर लेते हैं तो 1 को 5 नंबर बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से, ठीक है ना। तो आइए इनको समझते हैं। अच्छा, इसका जो है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको लिखने, जो हम लिखाएंगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका PDF हम दे देंगे, आपको सिर्फ समझना है। PDF में पासवर्ड रहता है, ऐसा नहीं कि तुरंत जाकर PDF डाउनलोड कर लिए, उसमें पासवर्ड रहता है। तो क्लास को आप ध्यान से सुनिए, जो बताएंगे उसको आपको दिमाग में घुसेगा। अगर याद नहीं रहेगा एग्जाम में तो समझे रहेंगे ना, तो एकदम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दैनिक जीवन में pH के महत्व को लिखें। समझिएगा ध्यान से, क्या कर रहा है, हमारे शरीर का जो pH मान है ना 7 से 7.8। pH का मतलब समझते हैं। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल की खोज की थी, ठीक है ना। तो pH जो होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि 0 से 14 तक होता है। कितना होता है? 0 से 14 तक होता है। तो अगर 7 है pH मान तो उदासीन होगा। अगर 7 से थोड़ा भी ज़्यादा है, 7.01 भी हो गया, तो वो क्या होगा आपका क्षार हो जाएगा। अगर 7 से थोड़ा भी कम है, 6.9 है, या 7 से थोड़ा सा कम है, तो वो आपका अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। जितना pH मान कम होगा अम्ल उतना ज़्यादा होगा, जितना pH मान ज़्यादा होगा वो आपका क्षार होगा। तो ये pH के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब कह रहे हैं दैनिक जीवन का मतलब क्या, हमारे डेली जीवन जो है उसी को हम दैनिक जीवन बोलते हैं। तो क्या क्या महत्व है? पहला है कि अगर आपका शरीर पूरा बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं है, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, है ना, तो आपके शरीर का pH मान कितना होना चाहिए? 7 से 7.8 के बीच में रहना चाहिए। 7 का मतलब क्या हो गया? उदासीन। और 7 से 7.8 का मतलब क्या? अच्छा, मतलब कि अम्ल वाला तो एक और बातें नहीं आना चाहिए, अम्ल वाला तो एक और बातें नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। 7 से 7.8 के बीच रहना चाहिए। दूसरा बात देखते हैं, वर्षा का pH मान अगर 5.6 से कम हो जाए। वर्षा तो हमारे जीवन में होवे करता है, जब हम रहते हैं या पृथ्वी पर रहते हैं तो वर्षा होता है ना कभी कभी। तो वर्षा आपका खराब है, सही है, क्या है? वर्षा में नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए? तो वर्षा में नहीं नहाना चाहिए। इसलिए नहीं नहाना चाहिए, आपको थोड़े पता है कि वर्षा अच्छा वर्षा है कि बेकार वर्षा है। देखिए, अगर वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाए, pH एक स्केल होता है जो लिटमस पेपर का बना होता है ना, तो pH एक स्केल होता है, उससे हम माप सकते हैं कि 5.6 से अगर कम हो गया वर्षा, जो पानी गिरा ना उसका पानी, अगर pH मान 5.6 हो गया, 5.6 से कम हो गया, तो हम बोल देंगे वो साधारण वर्षा नहीं है, वो क्या है? अम्ल वर्षा है। क्या है? अम्ल वर्षा। आपको पता होना चाहिए कि अम्ल वर्षा में क्या होता है। अम्ल वर्षा में होता है सर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। किसमें होते हैं? अम्लीय वर्षा में होते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ होते हैं? वायुमंडल में होते हैं। जब वर्षा गिरता है तो वर्षा माने पानी, वर्षा माने पानी, पानी सूत्र क्या होता है? पानी सूत्र होता है H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो ये सब जो क्या करते हैं, जो वायुमंडल में होता है, ये सब अभिक्रिया कर लेता है। SO2 के साथ चला आएगा तो ये बना लेता है हमारा क्या? H2SO4 बना लेता है। क्या? H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, ठीक है ना। तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वर्षा में क्या मिल गया? एसिड मिल गया। तो वर्षा में एसिड हमारे शरीर के तो बेकारण है। तो देखिएगा कभी कभी कि अगर वर्षा जब गिर रहा है ना, तो नदी का जो पानी है, नदी में जो छोटे छोटे जीव है, मछली वगैरह सब मर जाते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव उसमें रहते हैं, क्योंकि वो वर्षा खतरनाक रहता है, अम्लीय वर्षा रहता है, ठीक है ना। और जो बड़ा बड़ा ताजमहल देखते हैं और जो छोटा सा इमारत, जो मूर्ति बना रहता है इमारत, उनको भी हानि पहुँचता है, क्योंकि वर्षा में जल क्या है? ये एसिड मिल जाता है ना। तो वर्षा क्या हो गया? अम्लीय वर्षा। इसलिए हमें वर्षा में जल्दी नहीं नहाना चाहिए। क्या पता है वो अम्लीय वर्षा हो, ठीक है ना। और अगर नाइट्रोजन मिल जाएगा तो ये क्या बन जाता है? नाइट्रिक एसिड, HNO3 बन जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। हमारे पेट में अनपचे भोजन, मान चलिए कभी आप बहुत ज़्यादा खा लिए, भोज खाने गए, ज़्यादा खा लिए, क्या पता, तो अगर मान चलिए वो भोजन आपका नहीं पचा, अगर भोजन नहीं पचेगा तो आपको एसिडिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होगा? पेट में अम्ल आपको ज़्यादा बढ़ गया, पेट में अम्ल का मात्रा ज़्यादा बढ़ गया, गंदा ढकार आएगा, बहुत ज़्यादा गंदा आएगा। आपने कभी कभी फील किया होगा सर, जब नहीं पचता है तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए? इसको ठीक करने का उपाय है, आपने पढ़ा होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कमेंट बताना उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है क्या होता है, ठीक है ना। देखो चलो हम ही बता देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब अम्ल के साथ क्षारक मिल जाता है ना, जब अम्ल के साथ क्षारक मिल जाता है तो क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लवण बना है ना, इसमें ना ही अम्ल का गुण है ना ही क्षारक का गुण है। मतलब जैसे ही अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं, ये दोनों अपना गुण नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। अम्ल होता है खट्टा,
यहो अपना गुण खट्टा वाला नष्ट कर देता है। क्षारक होता है करवा, यहो अपना गुण नष्ट कर देता है और क्या बन जाता है, लवण। तो यानी हमारे पेट में एसिडिटी था, क्षारक खा लिए तो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ठीक हो जाते हैं। तो एसिडिटी अगर कभी हो जाए तो क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10.5 क्या होता है, पीएच बराबर कितना होता है, 10.5। ये पॉइंट भी ध्यान, अब देखिए सब आपको जो है ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए, तो कितना हो गया, 10.5 हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वही होता है जो इनो समझते हैं ना, इनो जो पीते हैं वही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गया। नेक्स्ट बात है, मधुमक्खी या लाल चींटी के काटने से उसके डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के कारण जलन होने लगता है, जिसे हम बेकिंग सोडा से ठीक कर सकते हैं। लेकिन मधुमक्खी या लाल चींटी कभी आपको काट लेगा तो काफ़ी ज़्यादा लहरता है। काहे लहरता है, क्योंकि उसके डंक में जो है एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। वो एसिड का नाम पता है क्या है, वो एसिड का नाम है HCOOH। इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। या कभी कभी इनको मेथेनोइक अम्ल लिखा जाता है, कभी कभी आपको जो है मेथेनोइक अम्ल जो इसका है सामान्य नाम है, ठीक है ना। तो ये आपका सामान्य IPAC नाम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। तो जो एसिड चीज के लिए क्या होता है, जलन होने लगता है, तो उसको भी ठीक किया जाए तो क्या करते हैं, अब देखो अम्ल को अगर शांत करना है ना, अम्ल अगर ज़्यादा बहस है तो उसको क्षार के पास भेज दो। तो क्षार कौन हो गया यहाँ पर, क्षार हो गया बेकिंग सोडा। आपको पता है बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा सूत्र है। इससे क्या होता है, आपका अम्ल बेचारा शांत हो जाता है, ज़्यादा कीड़ा काटता है उसको भज ज़्यादा करा तो क्षार के पास भेज दो, अपने शांत हो जाएगा। तो ये NaHCO3 लगा देते हैं। तो जब मतलब यहाँ मान चलिए यहाँ पर मधुमक्खी काटा, तुरंत NaHCO3 यहाँ लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, जलन हमको खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या गुण नष्ट कर देता है, लवण बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे दंत का पीएच मान, मतलब दांत का पीएच मान। अगर दांत का पीएच मान जो है ना 5.5 से कम हो जाए ना, तो समझिए आपका दांत खराब हो रहा है, यानी सड़ने लगा है। तो यानी कि सड़ने का मतलब क्या है, उसमें एसिड उत्पन्न हो गया। देखिए जब हम भोजन करते हैं ना, तो जब रात को भोजन के सुबह में क्या होता है, भोजन का छोटे छोटे अणु होता है ना, जो वो क्या होते हैं, दांतों में फंस जाते हैं, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। और बैक्टीरिया उत्पन्न करेगा तो बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब दांत में एसिडिटी हो गया, मतलब दांत खराब हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, मंजन का उपयोग करते हैं या टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, या हमारे गाँव में तो दतमन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जो आपका दतमन होता है ना, नीम का दतमन, जैसे नॉर्मल ज़्यादा लोग, इसमें भी क्या होता है, इसके रस में क्षार होता है। इसके रस में क्या होता है, क्षार, मतलब इसका रस जो होता है ना वो क्षारीय होता है। अब दांत में एसिड है और क्षार दे रहा है, मतलब अम्ल क्षार मिल गया तो नष्ट कर दिया, लवण बन गया, ठीक हो गया, समझ गए, वही बात था। फिर है अच्छी फसल के लिए बगीचे की मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। देखिए अगर आप फसल उगाना चाहते हैं तो पहले आप बगीचे की मिट्टी का पीएच मान लीजिए, पीएच मान के मतलब जांच लीजिए। बगीचे की मिट्टी का पीएच मान अगर 6 से 7 निकला है तो फसल आप उगाइए, आपका अच्छा फसल होगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए हम इधर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण दे, इनके 3 उपयोग लिखें, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। चलिए मिश्र धातु किसे कहेंगे, देखिए मिश्र धातु, मिश्र माने क्या हो गया, मिश्र माने मिलाना, धातु माने धातु, यानी कि धातु को मिलाना, मिश्र धातु है ना। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समंगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। या इसमें एक धातु एक अधातु भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई सा भी लिखिए आप। तो अब देखिए जैसे 2 उदाहरण कह रहा था, एक कांसा ले लिए, एक आपका पीतल ले लिए, ठीक है ना। 5 नंबर का है तो थोड़ा सा आपको बढ़ा चढ़ा के इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए और ये सवाल आता है, कांसा के घटक, मतलब कांसा में क्या क्या होता है, कांसा में क्या होता है, कॉपर होता है और क्या होता है, टीन होता है। कॉपर होता है और क्या होता है, टीन होता है, ठीक है ना। अच्छा अब ये भी पूछ लेगा कॉपर में, मतलब जो कांसा जो है, कांसा में कॉपर का मात्रा कितना होता है, 90% होता है। कितना होता है, 90% होता है। बचा 10% कौन होता है, टीन होता है, ठीक है ना। अब पीतल के घटक क्या है, कॉपर और जिंक। देखिए ट्रिक आप बताते हैं, इसका ट्रिक जो है वो है पिताजी, क्या है, पिताजी ट्रिक है। देखिए पी से हो गया पीतल, तो से हो गया तांबा, जो से हो गया जिंक। मतलब पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जिंक। देखिए Cu मैंने कॉपर, कॉपर में तो तांबा होता है, और जिंक मैंने जिंक, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब कॉपर इसमें कितना होता है, 70%, जिंक होता है 30%। दोनों में देखिएगा तो कॉपर की ही मात्रा ज़्यादा है, जिंक कम मात्रा में मिला है। कांसा में क्या है, कॉपर आपका 90% है और टीन कितना है, 10% है। पीतल में क्या है, आपका कॉपर 70% है, टीन कितना है, 30% है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब इसका उपयोग भी कह रहा है, उपयोग भी हम लिखेंगे तब ना 5 नंबर देगा, ऐसे कैसे दे देगा, ठीक है। अब पीतल के उपयोग देख लेते हैं। बर्तन बनाने में सबको पता होगा सर, पीतल का बर्तन हम देखे हैं ना। और क्या है,
तार मशीनों के पुर्जे में देखिए इसका घर्षण कम होता है ना, इसलिए और इसकी आवश्यकता पड़ती है मशीनों में, घर्षण कम लगता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं तार के जो मशीनी पार्ट पुर्जे होते हैं उसमें बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर आपका क्या है मूर्तियाँ बनाने में, ठीक है ना। तो ये 3 आपको नॉर्मल है, याद कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। फिर है आपका कांसा के उपयोग। कांसा देखिए, कांसा भी मिश्र धातु है, इसका भी क्या होगा बर्तन कांसा देखा होगा आपने, शादी ब्याह में होता है ना, लोटा वगैरह देखे होंगे उस पर दिया जाता है, आम का पल्लू वगैरह दिया, सब लोग पता होगा है ना, मूर्तियाँ बनाने में, ठीक है ना। फिर आपका क्या है सिक्का बनाने में, सिक्का जो पैसा जो है उसमें बनाने में भी जो है इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था मिश्र धातु का उपयोग जो भी था, इसका आंसर हमने कर दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखे। काफी ज्यादा VBI प्रश्न है, इसको आप कर ही लेना, ठीक है ना। चलिए पहला क्या कह रहा है ब्रोमोप्रोपेन, क्या कह रहा है ब्रोमोप्रोपेन, तो सबका हमें क्या करना है संरचना सूत्र लिखना है। देखिए ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमो जो यहाँ पर है ना, ब्रोमो जो यहाँ पर इसे पूर्व लग्न कहते हैं, क्या कहते हैं पूर्व लग्न कहते हैं, पूर्व लग्न, और इधर क्या है एल्केन है, तो ब्रोमोप्रोपेन। देखिए प्रोपेन है, देखिए पहले समझिए कि ये कौन सा, आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बोलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, एल्केन आता है, और एल्केन में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन मतलब देखिए प्रोपेन, प्रोपेन मतलब एन आ रहा है, तो ब्रोमोप्रोपेन यानी कि एल्केन का परिवार है। तो एल्केन सूत्र क्या होता है CnH2n+2, यही होता है। अब देखिए प्रोप है, तो कार्बन क्या गो है, कार्बन 3 गो है। अगर आप बोलिएगा तो IPSC नेम पर हम एक क्लास हम ले लेंगे, अगर आप कमेंट कीजिएगा IPSC नेम, अगर आपको दिक्कत है IPSC नेम में तो हम एक क्लास ले लेंगे, ठीक है ना, कमेंट करेगा तब ये, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर प्रोप 3 नंबर पर आता है, C का मान 3, N का मान 3 रख, C3H2 CnH2n+2, तो N का मान कितना 3 +2, तो करिए C3 3 दूनी 6, 6 2 8, C3H8 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर ब्रोमो जो है ना, ब्रोमो रहने से क्या होता है एक हाइड्रोजन हट जाता है, तो यहाँ पर H जो है साथ एक रहता है, एक हाइड्रोजन जो हटा ना उसके बदले कौन आता है ब्रोमीन आता है। तो फॉर्मूला हमारा ये निकल गया C3H7Br, किसका निकल गया ब्रोमोप्रोपेन का। अगर संरचना सूत्र बनाना चाहते हैं तो आपको पहले उसका अनुसूत्र पता होना चाहिए, अनुसूत्र हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो अनुसूत्र अब इसका संरचना बनाइए C3H7, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए C3 को है, 1C 2C 3C हो गया, ठीक है ना। अब क्या करा थोड़ा सा इसको अच्छे से ऊपर इधर साइड में लिख देते हैं ना, इधर लिख देते हैं C3H7Br लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए C3 को लिख दिया, अब H7 को अपने आप H आ जाएगा, अपने आप H आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए H आ गया, 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 H आ गया। देखिए 3 2 5 7 हो गया, अब इधर एक Br बचा, तो ये किसका संरचना हो गया ब्रोमोप्रोपेन का संरचना हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रोपेनॉल का। देखिए प्रोपेनॉल का हम बात करते हैं। देखिए प्रोपेनॉल, अब देखिए इसमें आपको जो है ना क्रियाशील मूलक, क्योंकि ये क्रियाशील मूलक वाला IPSC आपका है, तो नॉल मतलब ऑल आ रहा है, क्या आ रहा है ऑल आ रहा है, क्या आ रहा है ऑल आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑल आ रहा है तो ऑल किस में आता है, ऑल आता है एल्कोहल में आता है, किस में आता है एल्कोहल में आता है। अब एल्कोहल का वही बात, पहले इसका सूत्र लिखें, इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। तो ऑल आ रहा मतलब एल्कोहल का परिवार है, और एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, वो होता है सर CnH2n+1OH होता है, ठीक है ना सर। अब देखो प्रोप है, प्रोप मतलब कितना, अभी तुरंत बोले प्रोप 3 नंबर पर, तो n का मान कितना रखेंगे 3 तरह को, C3H2 n का मान 3 अब +1 इधर हो गया OH हो गया, तो करो C3 2 3 6 6 1 7, तो C3H7OH हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या इसका फॉर्मूला निकल गया, जब फॉर्मूला निकल गया तो तुरंत ही हम बना लेंगे। तो करते हैं C3 को है तो करिए 1 2 3, इधर क्या OH है ना, तो करिए इधर अपने आप देखिए सब चीज़ हो जाएगा, है ना। तो H H H H H H H हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, गिन लीजिए 3 2 5 7, तो ये बन गया प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रोपीन का बात करते हैं। अब इसको भी परिवार पहचानेंगे। देखिए प्रोपीन, सबसे पहले आपको परिवार पहचानना जरूरी है, ठीक है ना। मैं अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको IPSC में अभी भी दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। प्रोपीन, प्रोपीन मतलब इन आ रहा मतलब एल्किन, इन एल्किन। तो एल्किन का सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n होता है, क्या होता है CnH2n होता है। अब देखिए प्रोप 3 नंबर पर है,
तो कर देते हैं C3H2 गुना 3, तो क्या आ गया C3 2 तिया 6, C3H6 आ गया। अब कर दीजिए इसका, देखिए C3 गुण है तो C3 को 1 2 3 लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ रहा एल्किन जो है इसमें डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो आप जो है डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा, आप कहीं भी लगा सकते हैं, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना। अब देखिए H 6 गो है तो करिए 1 2, इधर हो गया आपका H, इधर भी होगा H, इधर भी होगा H, 3 गो हो गया। अब देखिए यहाँ जो है एक के H होगा, ठीक है ना। क्यों होगा है, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड न बनाएगा जी, कार्बन कितनों पाप कर लेगा लेकिन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, समझ रहे ना, 4 बॉन्ड बनाएगा। देखिए इस कार्बन देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इसका देखिए 2 को इधर बना लिया है, 1 इधर 3 1 इधर 4, तो 4 हो गया ना। अब इस कार्बन देखिए 2 को बना है, 1 इधर बनाएगा और इधर ऊपर दे दिए, किधर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप नीचे ही दे दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से देखिए गिन दिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो ये आपका किसका हो गया, प्रोपीन का। अब बनाते हैं हम बेंजीन का, किसका बनाते हैं, बेंजीन का बनाते हैं। पहले इसका क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, ठीक है ना। देखिए बेंजीन जो आपका होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ना, तो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6 होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए C6H6 हुआ, C 6 गो है तो C 6 गो बना देते हैं। इसमें थोड़ा आपको जो है इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, C 6 इसमें कुछ इसका ये रूल है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। और 6 कार्बन बना दिए, प्रत्येक कार्बन आप बॉन्ड दे दीजिए, ठीक है ना, बॉन्ड दे दिए, ये रहा बॉन्ड, 6 कार्बन है तो 6 बार तो बॉन्ड भी करेगा। अब देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रूल क्या होता है, इसमें एक छोड़ के एक बॉन्ड होता है, मतलब एक छोड़ के डबल बॉन्ड। अगर इसमें डबल बॉन्ड देंगे, इसमें नहीं, इसमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें दे दिए, इसमें दे देंगे, इसमें देंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये ठीक है। अब देखिए C 6 को हो गया, अब H 6 को पुराना है। आपको भली बात ही पता होना चाहिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसको देखिए 2 3 को बना लिया है तो 1 को बना लेगा यहाँ पर H को, ठीक है ना। इसमें देखिए 2 1 3 ये बना लेगा H यहाँ पर, ठीक है ना। इसको देखिए ये भी 3 गो है, इसका भी देखिए 2 1 3 है, इसका भी हो जाएगा, इसका भी देखिए 3 है, इसका भी, मतलब सभ्य जो है ना एक प्रत्येक कार्बन से 3 बॉन्ड बनाता है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो देख लीजिए अब आपका हो गया, किसका ये हो गया, बेंजीन हो गया। अब हेक्सीन का हम बनाते हैं। देखिए हेक्सीन किसका परिवार है, हेक्सीन मतलब इन आ रहा है तो एल्किन, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, वो होता है CnH2n -2n खाली n होता है ना, ये एल्किन है। अब देखिए हेक्स माने 6 होता है, 6 कार्बन, तो n का मान 6 रखिए यहाँ, तो n का मान 6 रखिएगा, C6H2 गुना n का मान कितना हो गया 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C6 2 6 के 12, यानी C6H12 आपका हो गया, ठीक है ना। अब इसका भी कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं, तो C6 गुण है तो C6 को बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। और ये भी बताया था कि हेक्सिन एल्किन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड मान चलिए हम यहाँ लगा देते हैं। देखो इसका 1 है तो ये इधर बन जाएगा 3 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका देखिए 2 है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ, इसका देखिए ये 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिए इसका क्या हो गया 1 2 3 गुण हो गया तो 1 केक होगा, ठीक है ना। इसका देखिए 2 गो हुआ है तो क्या होगा, 1 गो इधर होगा 1 गो इधर होगा। अब गिन लीजिए आप 12 कौन है, गिनिए 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12, तो ये आपका हेक्सिन का हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो है ये पूरा कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट क्या जगह PDF में दे देंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसको लिख देते हैं, ये आपका क्या हो गया, बेंजीन का हो गया, ठीक है ना। ये बेंजीन का और ये हेक्सिन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है साबुन और अपमार्जक में अंतःस्पर्श। चौथा नंबर है, बस 5 करेंगे फिर आपका खत्म हो जाएगा। देखिए उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल बात है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको पता है कि COOH होता है, लेकिन उच्च वसा, यहाँ एक चीज़ और जोड़िएगा वसा, ठीक है ना। मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है हाईली फैटेड होता है, तो उसका बहुत सारा अणु हम लेते हैं, तो बोलते हैं उच्च वसा वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, ठीक है ना। वही अपमार्जक क्या है, ये सल्फोनिक अम्ल होता है, क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल होता है। इसमें आप पोटेशियम हटा सकते हैं ना, सिर्फ सोडियम। उच्च वसा वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें निर्बल शोधन होता है। निर्बल मतलब समझते हैं कमजोर, शोधन मैंने कह सकते हैं धोने की प्रक्रिया। साबुन से कपड़ा उतना साफ होगा नहीं होगा, लेकिन अपमार्जक से क्या होगा ज्यादा, अरे जिसको सरफ बोलते हैं वही अपमार्जक है, ठीक है ना। यह केवल मृदु जल में क्रिया करता है, किसमें करता है, मृदु जल में क्रिया करता है, ठीक है ना। और यह क्या है, मृदु जल हो गया, कठोर जल हो गया, अशुद्ध जल हो गया, सभ्य में ये क्रिया कर लेता है, ठीक है ना। फिर आपका है यह बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब समझते हैं क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया जैव निम्न करणीय, क्या जैव निम्न करणीय। जैसे कि आपका हो गया केला छिलका हो गया ना,
सब्जी छिलका हो गया, सब जैव निम्नकरणीय, तो ये क्या होता है, जैव निम्नकरणीय होता है, क्योंकि ये वनस्पति तेल से मिलकर बनता है। और ये आपका क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं, मतलब अनवीकरणीय, क्या बोलते हैं, अजैव नवीकरणीय, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया ना, ऐसा अजैव नवीकरणीय, तो वो आपका ये होता है। फिर यह साबुन वनस्पति तेल से, मतलब साबुन जो है वनस्पति तेल से बनता है। यह किससे बनता है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, आपको रिवीजन फटाफट कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या रहा है कि एथेनोइक अम्ल का निम्न से अभिक्रिया लिखें। क्या लिखें, निम्न से अभिक्रिया लिखें, ठीक है ना। देखिए, तो आपको पता होना चाहिए, हमें रिएक्शन लिखना है एथेनोइक अम्ल का इन सब से। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, वो होता है CH3COOH होता है। ये किसका सूत्र होता है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है ना। अब इसको हमें पहले किससे लिखना है, सोडियम से लिखना है। तो सोडियम से अगर ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखिए ये आपका क्या है, आपका अम्ल है, ये आपका क्या है, अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, और ये आपका क्या है, धातु है, क्या है, धातु है। आपको पता होना चाहिए कि जब अम्ल को धातु के साथ मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इनमें से ये वाला जो आपका दिख रहा है, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। तो ये निकल कर जो है सोडियम से क्रिया कर लेता है, पूरा ये नेगेटिव होता है, तो बन जाता है CH3COONA, और आपका ये हाइड्रोजन गैस इधर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो ये जो बना ना, ये बना आपका लवण, और ये बना आपका हाइड्रोजन गैस। लवण का नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। क्या है, सोडियम एसीटेट बनता है, ठीक है ना। बी नंबर देखते हैं, इसी से करना है, तो फिर क्या होगा, CH3COOH, ठीक है ना। अब क्या क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये हमारा लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है, अम्ल है, ये क्या आपका है, अम्ल है, ठीक है ना। और ये क्या है, देखिए Na मतलब क्या हो गया, धातु, सोडियम, और सूत्र मतलब कार्बोनेट, मतलब ये क्या है, धातु कार्बोनेट है। क्या है ये, धातु कार्बोनेट है, क्या है, धातु। इसको हम पढ़ाए भी हैं शॉर्ट वीडियो में, ठीक है ना। जब देखिए अम्ल को धातु कार्बोनेट से मिलाते हैं तो क्या क्या बनता है, पहले तो आपका लवण बनता है, CO2 बनता है, और आपका जल बनता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको पता है कि ये क्या है, एसीटेट आयन है। क्या है ये, एसीटेट आयन है, और ये आपका क्या है, प्लस आयन है। और एसीटेट जो होता है ना, ये निगेटिव होता है, तो निगेटिव हमसे पॉजिटिव के पास जाएगा, तो ये इससे क्रिया कर लेगा, तो बन जाता है हमारा CH3COON, मतलब सेम प्रोडक्ट बनता है, प्लस में CO2 बनता है और H2O बनता है, ठीक है ना। देखिए ये जो इसमें H है ना, ये H क्या होता है, ये CO3 से क्रिया करता है। क्या करता है, ये CO3 से क्रिया करके H2CO3 बना लेता है। क्या बनता है, H2CO3। अब देखिए H2CO3 जो है, ये आपका अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी नहीं होता। तो ये क्या होता है, ज़्यादातर स्थिर नहीं रहता है, तो ये आपका जल यानी कि H2O और CO2 में टूट जाता है। फिर H2O और CO2 मिलाएगा तो फिर ये आपका बनेगा। तो H2O और CO2 में कौन टूट जाता है, H2CO3। देख सकते हैं ये आपका, क्योंकि ये अस्थायी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो गया। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या है आपका, फिर यही है, यानी कि CH3COOH, और आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो लेते हैं सोडियम, देखिए बाई माने H होता है, ठीक है ना, तो NaH हो जाएगा, CO3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनता है। ये पॉइंट ध्यान रख लेना है कि धातु के साथ, धातु कह रहे हैं अम्ल के साथ जब भी धातु कार्बोनेट रहेगा, क्या रहेगा, अम्ल के साथ जब भी धातु कार्बोनेट रहे, या आपका धातु बाइकार्बोनेट रहे, या धातु बाइकार्बोनेट रहे, तो दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है। दोनों में क्या बनता है, सेम प्रोडक्ट। जो इसमें बना था तो सेम इसमें भी बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, जो इसमें बना है सेम इसमें भी आपका बन जाता है, ठीक है ना, बन जाता है, ठीक है ना। चलिए, और देखिए रहा बैलेंस करने का, तो बैलेंस जो आप खुद करिए, क्योंकि बैलेंस सब अगर आप नहीं कर पाते हैं तो समझिए केमिस्ट्री में आपको आगे चल के बहुत दिक्कत है। इसलिए हम बैलेंस अगर देख लीजिएगा, हम तो चेक नहीं किए, बैलेंस आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी सेम प्रोडक्ट बना है, इसमें जो बना है वही इसमें यानी कि इसमें भी इसमें जो बना वही इसमें बना है, CH3COOH, CO2H2O, और इसमें भी सेम बना है। तो ध्यान रखना है, ये क्या था आपका, बाई था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, 5 मार्क्स का प्लस प्रश्न है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जब एथेनोइक अम्ल को सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है लवण के रूप में, और आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। नीचे लिख दीजिएगा ना, अगर नहीं भी लिखा तो नंबर वो दे देगा, क्योंकि मेन है रिएक्शन लिखने का है। फिर इसमें देखिए एथेनोइक अम्ल की क्रिया जब सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल। इसमें हम लिख ही देते हैं, ये आपका क्या है, सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सोडियम एसीटेट है, ठीक है ना।
क्योंकि इसमें एसीटेट आयन है और ये आपका धनायन, तो धनायन ऋणायन मिलकर ये आपका बन जाता है एक यौगिक CH3CH, ठीक है। तो ये आपका 5 प्रश्न जो था हमने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको फिजिक्स का कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।